नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में टिकट को लेकर बीजेपी की किरकिरी हो रही है। बीजेपी ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सबसे पहली ऐसी उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा चौधरी मित्रा। उनको बीजेपी ने चौरंगी सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद शिखा चौधरी ने कहा है कि उनको बिना जानकारी के ही टिकट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होंगी ही नहीं और ना ही मैं बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे मुझसे बिना पूछे ही टिकट दे दिया गया है। वहीं इसी तरह बीजेपी ने टीएमसी विधायक माला साहा के पति तरुण साहा को भी काशीपुर बेलगछिया से टिकट दे दिया है। उन्होंने भी इनकार कर दिया है। टिकट को लेकर किरकिरी होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में दिए गए हैं उनका कहना है कि वे बीजेपी का हिस्सा नहीं है और न ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महुआ ने कहा कि श्रीमान शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बता दें, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। कहीं बीजेपी उनको टिकट दे रही है जो लेने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ पर उतारू हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक के बाद एक कई जनसभाएं कर बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। इसको जीतने के बाद हम दिल्ली में बीजेपी को हराएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव बीजेपी के लिए 2024 का भाग्य निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा इस चुनाव से बीजेपी के खिलाफ साफ संदेश जाएगा, जिसके बाद हम उनको 2024 में दिल्ली पहुंचकर हिलाएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य बीजेपी ने गुरुवार को 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें उनका नाम नहीं है। बीजेपी को चुनाव जीतने की स्थिति में दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं होने से लोगों का चौंकना स्वाभाविक है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार भले ही लापरवाह दिख रही हो, लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उसे लगातार आगाह कर रहे हैं। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए। एनडीटीवी के इस सवाल पर कि क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को सियासी नुकसान हो सकता है, मलिक ने कहा कि सरकार का यही रुख रहा तो बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को खो देंगे, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो इन जगहों के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। मलिक ने कहा कि गांव में बहुत ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को बुलाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान के बचाव में उनकी पत्नी प्रोफेसर रश्मि त्यागी रावत आई हैं। उन्होंने कहा है कि तीरथ सिंह रावत के बयान को पूरे संदर्भ में नहीं देखा गया है, बल्कि लगभग 1 घंटे के पूरे भाषण में से एक छोटा हिस्सा निकाल कर देखा गया है। सीएम की पत्नी रश्मि त्यागी ने कहा है कि उनके कहने का अर्थ ये था कि संस्कृति की रक्षा करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ये हमारे देश की महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाएं, अपनी पहचान को बचाएं, अपनी वेशभूषा को बचाएं। उन्होंने कहा कि किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। महिलाओं की फटी जींस को लेकर विवादित बयान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान गलत तरीके से पेश किया गया। उनके कहने का उद्देश्य था कि समाज के बीच में संस्कार विद्यमान रहना चाहिए। संस्कारों के आधार पर समाज मजबूत बनता है। बता दें, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की फटी जींस को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि ऐसी महिलाएं बच्चों को क्या संस्कार देंगी। अशोक विश्वविद्यालय में एक के बाद एक प्रोफेसरों के इस्तीफे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के विश्वविद्यालय किसी राजनीतिक दबाव में है। ये सवाल तब भी उठे जब राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया और तब भी जब उसके बाद मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भी विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। अब प्रताप भानु मेहता का वह इस्तीफे वाला पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे का कारण औपचारिक तौर पर बताया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि संस्थापकों के साथ बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि मैं अशोक विश्वविद्यालय के लिए राजनीतिक मुसीबत के रूप में माना जाऊंगा।
पिछले साल आई कोरोना महामारी ने लोगों की जानें ही नहीं ली, गरीबों को और गरीब ही नहीं किया बल्कि बड़े स्तर पर मध्य वर्ग को भी प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी ने भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मध्य वर्ग से दूर कर दिया। अमेरिका के प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर ने यह रिपोर्ट कुछ दिन पहले जारी की है। इसने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं और इसने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का सामना कर रहे यूरोप के कई प्रमुख देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को फिर से शुरू करने की बात कही है। इन देशों का यह फैसला तब आया है जब यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने जोर देकर कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित व प्रभावी है और इससे ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने का कोई खतरा नहीं है। EMA की ये सफाई फिर से इसलिए आई क्योंकि एक के बाद एक यूरोपीय देशों ने ये कहते हुए एस्ट्राजेनेका पर तात्कालिक रोक लगानी शुरू कर दी कि इससे खून जमने की शिकायतें मिल रही हैं। भारत में पिछले एक दिन में 39,726 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 154 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,59,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,71,000 के पार हैं। देश में अभी तक 3,93,39,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बेहद खतरनाक होता दिख रहा है। राज्य में पिछले एक दिन में संक्रमण के 25,833 नए मामले सामने आए हैं और 58 लोगों की जान गई है। बीते दिन संक्रमण का यह आंकड़ा 23,179 था। इससे पहले राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले पिछले साल 11 सितंबर को 24,886 संक्रमण के मामले थे। महाराष्ट्र बड़ी मुश्किल से कोरोना संक्रमण पर काबू पा सका था, लेकिन यहाँ कोरोना फिर से बेकाबू होता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में से 60% महाराष्ट्र से ही हैं, जबकि मौतों के मामलों में ये आंकड़ा 45.4% है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अब भारत और पाकिस्तान को अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास संभावनाओं को खोला जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए कश्मीर में अनुकूल माहौल बनाना होगा। हालांकि उन्होंने इस बार हमेशा की तरह कश्मीर को लेकर UN का राग नहीं अलापा और न ही कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर कुछ कहा। अलास्का में चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में बेहद तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो आमतौर पर दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच नहीं देखी जाती। वार्ता के दौरान चीन ने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो इसके जरिए अन्य देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, उन पर धौंस जमा रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका अन्य देशों को चीन के खिलाफ हमले के लिए उकसा रहा है। वहीं अमेरिका ने इन बातों का खंडन करते हुए कहा कि वो शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान के अलावा चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को उठाता रहेगा। 1 घंटे तक चली इस बहस में अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और चीन के प्रतिनिधि यांग येची और विदेश मंत्री वांग यी के बीच काफी तीखी बहस हुई। म्यांमार की सेना द्वारा शुक्रवार को एक और प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रॉयटर्स को एक शश्मदीद ने बताया कि कैसे सेना ने उसके सामने एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी। वहीं म्यांमार में निष्कासित सांसदों की एक समिति ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या म्यांमार में जारी हिंसा की जांच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कर सकता है, जिससे इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया जा सके। बता दें, म्यांमार में अभी तक कम से कम 224 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। T20 के अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव को वनडे टीम में भी लिया गया है। इसके अलावा कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्ण को भी टीम में जगह दी गई है। इस सीरीज का पहला मैच 23 मार्च को पुणे में खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।